खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलन मिश्रा है और आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसके बारे में एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। आखिर ये क्या है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या है। तो प्यारे दोस्त, क्या हुआ कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आई थी और एक चार्टर लेकर आई थी। मतलब कहते हैं कि मान लीजिए ब्रिटिश सरकार ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए। तो वो यहाँ पर व्यापार करने आई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखेंगे कंपनी यहाँ व्यापार के साथ साथ अपनी खुद की सेना भी बनाने लगी और यहाँ पर एक तरह से शासन करने लगी, यानी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ गए और यहाँ पर एक जैसे सरकार होती है उस तरीके से शासन करने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य मकसद ये था कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का थोड़ा नियंत्रण हो और उनकी शक्तियों का सीमांकन किया जाए कि उनकी शक्तियाँ कहाँ तक लिमिटेड हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया कंपनी के नियंत्रण को स्थापित करने वाला प्रथम नियम था, यानी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार कंपनी के लिए कोई ऐसा नियम लाई थी कि उनकी शक्तियों का सीमांकन हो और उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जाए। इस एक्ट का मुख्य मकसद ये नहीं था कि कंपनी से की शक्तियों को ले लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन पर थोड़ा नियंत्रण करने के लिए और उनकी शक्ति का सीमांकन करने के लिए ये एक्ट आया था। अब ये क्यों आया था, पहले हम ये जानेंगे कि आखिर, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब बेसिक से समझते हैं तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसे ही बताने की। पहले मैं उसका कारण बताऊँ कि आखिर ये क्यों आया, फिर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नियम थे। तो कारण की बात करें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण क्या थे, आखिर क्यों ये एक्ट लाना पड़ा। तो इस एक्ट के कारण क्या थे प्यारे साथी। पहला कारण जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कि व्यापार करने वाली कंपनी का राजनैतिक शक्ति बनना। सबसे बड़ा कारण यही था प्यारे साथी कि व्यापार, जैसे हमारे यहाँ की कंपनी है, मान लीजिए जियो कंपनी है या अंबानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, ऐसे ही ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश सरकार थी यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटेन की एक कंपनी थी। जैसे हमारे यहाँ अडानी है, अंबानी है, ऐसे टाइप का। तो ये क्या हुआ, व्यापार करने के लिए भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले ये तो व्यापार करती थी लेकिन धीरे धीरे इसका वो बदलने लगा और ये भारत पर शासन करना भी शुरू कर दी। तो जो व्यापार करने वाली कंपनी है वो एक राजनैतिक शक्ति बनने लगी। जैसे आप देखेंगे कि 1773 के पहले ही 1764 के बक्सर के युद्ध में पूरे भारत पर कंपनी का शासन हो गया। मैंने बक्सर युद्ध वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, उसे देख लीजिएगा। प्लासी की युद्ध 1757 की बात करें तो वहां पर बंगाल पर शासन हो गया। फिर पूरे भारत पर एक तरह से शासन की तरह शासन करने लगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि वहाँ की कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन जाए, यानी कि खुद अपना एक देश बना ले। तो इसका डर था ब्रिटिश सरकार को, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें कुछ नियंत्रण किए और सीमा लिमिट निर्धारित की कि आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो व्यापार करने वाली कंपनी का राजनीतिक शक्ति बनना सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि कहीं ये खुद का एक देश ना बना लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो जाए कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ये कंपनी आई थी। अब भारत रुपए के मामले में बहुत ज़्यादा था, आप जानते हैं कि सोने की चिड़िया था। अब पता चले कि ब्रिटेन से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अलग देश बना ले और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी एक कंपनी उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो इन्हीं कारणों के कारण रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अगर हम दूसरे कारण की बात करें प्यारे दोस्त, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि कंपनी का दिवालिया होना तथा भ्रष्ट अधिकारी। कहने का मतलब कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी
और धीरे धीरे यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक शक्ति भी बन गई, यानी कि इसने कई क्षेत्र अधिकार भी कर लिए और भारत पर शासन भी करने लगी। तो कहने का मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो गई, दिवालिया हो गई। दिवालिया कहने का मतलब कि घाटे में चली गई, उसे लोन वोन लेना पड़ा था ब्रिटिश सरकार से। लेकिन जो इसके अधिकारी थे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे, यानी कि भ्रष्ट अधिकारी थे। कहने का मतलब कि कंपनी व्यापार कर रही है लेकिन उसे फायदा नहीं मिल रहा है। कंपनी क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, उसे फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, अधिकारी और कर्मचारी जो हैं प्यारे साथी, कर्मचारी ये दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। यानी कि इस समय ये भी हालात थे कि जो गवर्नर ऑनर इस टाइम के थे वो ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो गए थे, यानी कि अमीरों में उनकी गिनती हो रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी घाटे में जाए और उसके कर्मचारी दिन प्रतिदिन अमीर होते जाए, यानी कि जो इनके एम्प्लॉय थे और अधिकारी थे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे और यहाँ से रुपए ट्रांसफ़र कर वहाँ खूब ज़मीन जायदाद लिखा लिए थे और बहुत अमीर हो गए थे। तो ब्रिटिश सरकार को, यानी कि जो कंपनी के हेड होते हैं वो ब्रिटेन में ही बैठे होते थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो उन्होंने ब्रिटेन सरकार से कहा कि आप इसे देखिए कि कंपनी तो दिन प्रतिदिन लॉस में जा रही है, लेकिन इसके अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ से आते हैं यहाँ तो लग्जरी घर, एकदम ज़मीन जायदाद, सोने की गाड़ी, ये जो मतलब जितनी गाड़ियाँ थी उस समय की महंगी महंगी जो चीज़ें सुख सुविधाएं सब उनके पास थी वहाँ पर, लेकिन कंपनी दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट पारित किया और इस पर भी लगाम लगाई, क्योंकि क्या था प्यारे साथी कि कर्मचारी दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे और कहने का मतलब कि कर्मचारी कुछ अपना निजी व्यापार कर रहे थे, भ्रष्ट हो रहे थे, घूस वूस ले रहे थे और कंपनी का फायदा न कर खुद का हित कर रहे थे, इसलिए ये एक्ट आया। अगर हम तीसरे की बात करें प्यारे साथी, तो तीसरा सबसे प्रमुख कारण था कि सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव होना, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव है। कहने का मतलब कि 3 प्रेसिडेंसी थी पहले, एक थी आपकी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों के गवर्नर थे अपने अपने, यानी कि 3 गवर्नर थे और ये इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव था, केंद्रीयकरण, यानी कि कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन तीनों को नियंत्रित कर सके। मैंने आपको बताया, आप नोट कर लीजिए कि एक तो थी आपकी बॉम्बे, यानी कि जिसे हम मुंबई कहते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक थी आपकी मद्रास और एक आपकी क्या थी प्यारे साथी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो इन तीनों के अपने अलग अलग गवर्नर जनरल थे और इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, ना बॉम्बे वाले को मद्रास से मतलब था, ना मद्रास वाले को बंगाल वाले से मतलब था, यानी कि ये तीनों खुद ही स्वतंत्र थे और जो मन करता था वो कर देते थे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन तीनों को नियंत्रित कर सके, तो इसका भी अभाव था, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव था। तो इन सभी कारणों के कारण 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो ये सारे कारण थे, मैंने आपको कारण तो बता दिए हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर इसके प्रावधान क्या थे, यानी कि जो विशेषताएं थी, जो नियम बनाए गए वो कौन कौन से थे। यहाँ पर मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर में बताऊंगा एकदम अच्छे से, इसलिए मैंने आज थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि लिखो पूरे में लिखना मैं बुलेट पॉइंट की तरह लिखूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं कि रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं यानी कि प्रावधान, जो नियम थे वो क्या क्या थे, क्या क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो अगर हम बात करें तो ये सारी कारण मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला नियम क्या था कि पहले क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया कि पहले जो बंगाल का, यहाँ पर मैं आपको क्लियर से समझाऊंगा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या किया गया प्यारे साथी, उसे गवर्नर जनरल कहा गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, गवर्नर जनरल का पद दिया गया, गवर्नर जनरल का पद दिया गया प्यारे साथी। और इसके लिए एक कार्यकारी सदस्य का, यानी कि कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। यानी कि इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी, यानी कि 4 कार्यकारी परिषद, 4 कार्यकारी, या हम कह सकते हैं कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें
टोटल 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे प्यारे साथी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की शक्तियां बढ़ाई गई और शक्तियां बढ़ाकर उसे क्या कहा गया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। पहले क्या था कि सभी गवर्नर थे, लेकिन अब क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और उसके लिए कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, यानी कि एक टीम भी बनी जिसमें 4 सदस्य थे और बहुमत के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं कि एक तो आपका गवर्नर जनरल था ही, प्लस में 4 सदस्य थे। इन 5 पर बहुमत के आधार पर क्या होता था, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे, यानी कि कोई भी नियम पारित करना है तो गवर्नर, जैसे गवर्नर जनरल को ही पारित करना है तो वो नियम रखेगा अपनी टीम के सामने, तो बहुमत जिसकी ज़्यादा होगी वही क्या कर सकता है, वही नियम बनेगा। तो ये 4 यानी कि 5 लोगों की टीम बनी जिसमें एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल था और 4 उसकी सहायता करने के लिए कार्यकारी परिषद था। इसी के अंतर्गत क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर की शक्तियां बढ़ाई गई। शक्तियां बढ़ाने का मतलब कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर को, बॉम्बे के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी कि जो मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कार्य करेंगे। यानी कि पहले क्या था कि तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल समान शक्ति रखते थे और एक दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि जो मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर थे उनको उनका हेड बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि जो बंगाल का आपका गवर्नर जनरल था वो इन सबका हेड बन गया, इन सबको आदेश दे सकता था और कोई भी नियम बनवा सकता था। तो कहने का मतलब कि एक केंद्रीय व्यवस्था की प्रणाली भी लाई गई कि एक हेड हो और उसके अंतर्गत 2 गवर्नर काम करेंगे। तो मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर इनके अधीन हो गए गवर्नर जनरल के, यानी कि ये आपका हेड हो गया, इसलिए इसे जनरल कहा गया कि ये अब मतलब इन दोनों प्रेसिडेंसियों पर क्या करेगा, शासन करेगा, यानी कि इन दोनों को आदेश दे सकता है, इनका हेड बन गया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसी के बाद क्या हुआ, इसी के बाद 1774 में यानी कि इसी एक्ट में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। आप देखेंगे मैंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन। इसी एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, न्यायपालिका होती है, तो एक न्यायपालिका का भी गठन किया गया जो कि हमारी थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसे हम, या कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। ये कहाँ स्थापित किया गया था, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो ये हुई थी प्यारे साथी कोलकाता, जो कलकत्ता था पहले ना, कोलकाता में 1774 में 1774 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में इसका गठन हुआ था उच्चतम न्यायालय का। यानी कि इसी एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को का कोलकाता में गठन किया गया। और इसमें क्या हुआ प्यारे साथी कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, आप लिखते हुए चलिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि इसका गठन हुआ, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 इसके सहयोग के लिए उप न्यायाधीश थे, यानी 3 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे। तो प्यारे साथी धीरे धीरे यानी कि जैसे एक देश चलता है उसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर भी बन गया, यानी कि केंद्रीय व्यवस्था भी आई कि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को एक हेड बनाया गया कि वो नियंत्रण कर सके, सब पर आदेश भी दे सके, और उच्चतम न्यायालय के भी गठन किया गया जिससे न्याय हो सके। और इसमें वो जो उच्चतम न्यायालय थी इस एक्ट के बाद शक्तियाँ काफ़ी बढ़ी, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो आपका था वो गवर्नर जनरल को भी अपने सामने यानी कि कोई भी आदेश दे सकता था और कंपनी के कर्मचारियों को भी आदेश दे सकता था। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, कर्मचारी सभी लोग आते थे और जो उच्चतम न्यायालय था वो कोई भी आदेश इन सबको दे सकता था। और इसमें 3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो तीसरा सबसे जो ये था, इसमें क्या किया गया कि निजी व्यापार तथा
रिश्वत का निषेध किया गया यानी प्रतिबंधित किया गया प्यारे साथी। यानी इस एक्ट में क्या किया गया कि आप जानेंगे, मैंने आपको बताया था कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो इसका प्रमुख कारण में से एक कारण ये भी था कि कंपनी का दिवालिया होना तथा भ्रष्ट अधिकारी। तो रेगुलेटिंग एक्ट पर आने के बाद यानी कि इसी एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी वो सशक्तिकरण किया और उसने क्या किया कि कंपनी में व्यापारियों के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर बैन किया। यानी क्या हो रहा था कि कंपनी तो दिवालिया हो रही थी, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दिवालिया हो रही थी, लेकिन जो इसके कर्मचारी थे ये खुद अपना व्यापार खोल के गए थे। जैसे मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, वहाँ पर कोई काम ना करूँ, मैं अपना खुद एक व्यापार कर लूँ साइड में और उस पर ध्यान दिया करूँ, वहाँ से रुपए आया करें, या मैं भ्रष्टाचार करूँ, किसी से रुपए लूँ और क्या कहते हैं भ्रष्ट, जैसे भारतीय लोगों से वो उपहार लेते थे कोई भी काम कराने के लिए, तो भ्रष्ट हो गए थे। तो इसके लिए क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने निजी व्यापार तथा रिश्वत पर बैन किया, निजी व्यापार प्रतिबंधित किया गया कि कोई भी जो कंपनी में वर्क कर रहा है, कर्मचारी हो या अधिकारी, वो खुद अपना कोई व्यापार साइड में नहीं कर सकता। निजी व्यापार क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधित। इससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। इससे क्या हुआ कि अब क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और जो कर्मचारी हैं वो कंपनी के डेवलपमेंट पर भागीदारी होंगे, उस पर फोकस करेंगे, नहीं तो अपने व्यापार के पीछे पड़े रहते थे। और दूसरा क्या किया कि जो रिश्वत थी, रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगाया गया। रिश्वत यानी कि कोई भी भारतीयों से कोई रिश्वत नहीं लेगा और कोई भी उपहार या रिश्वत टाइप का नहीं ले सकता, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्या था प्यारे साथी, नियम था इसका कि निजी व्यापार तथा रिश्वत पर रोक लगाया गया जिससे कंपनी पर को फायदा हो सके। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर सशक्त नियम लगाए और थोड़ा सख्ती बढ़ाई। यानी कि सीओडी की मदद से प्यारे साथी, जो सीओडी होता है उसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहते हैं, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो प्यारे साथी उसने सीओडी की मदद से क्या किया, यानी कि सीओडी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियम लगाए और सशक्तिकरण किया। यानी कि जो प्रावधान थे इन पर मतलब कठोर नियम लगाए जिससे कंपनी की सीमा जो लिमिट है वो बनी रहे और कंपनी अच्छे से काम करे प्यारे साथी। तो आप इसे नोट करिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो नियंत्रण जो हुआ, अगर मैं बात करूं तो सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनसे क्या किया गया, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि जो ये सीओडी था इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण किया कि वहाँ का जो ब्यौरा है वो सीओडी इनको देगा और सीओडी जो है वो ब्रिटिश सरकार पर क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखेगा और जो कुछ नियम बनेंगे इन सब पर फोकस भी रखेगा कि एक तरह से गवर्नर जनरल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेना था या कोई भी नियम लागू करने से पहले सूचना भी देनी थी। और इसी नियम के अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कोई भी नियम बनाएं तो ब्रिटिश सरकार को सूचना दें, या कोई भी युद्ध करें या कुछ भी करें तो उसकी क्या करें, ब्रिटिश सरकार को सूचना दें। ब्रिटिश सरकार को क्या दें, सूचना दें। मतलब इस नियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप राजस्व, युद्ध, प्रशासन संबंधी जो मामले हैं, संबंधी मामलों की सूचना सरकार को दे। कहने का मतलब प्यारे साथी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप चाहे जो करें, मैं कोई शक्तियां आपसे छीन नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं क्या लिमिट लगा रहा हूं और एक नियंत्रण कर रहा हूं कि आपकी शासन व्यवस्था सही से चले। और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए लेकिन उसके पहले आप मुझे सूचना दे दिया करिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मनमानी करती थी, चाहे जो कर ले, कभी प्लासी का युद्ध, कभी बक्सर का युद्ध, और ब्रिटेन को पता भी नहीं चलता था। इस एक्ट के बाद ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ
कि आप चाहे जो करें भारत में, लेकिन उसकी सूचना हमें दे दिया करें। तो ये कुछ नियम थे प्यारे साथी। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि 1773 में ब्रिटिश सरकार को अंदाजा ये हो गया था कि भारत एक महत्वपूर्ण स्थान था उनके लिए, जिससे वो आगे बहुत डेवलप कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो भारत पर ज़्यादा दिन शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे, मतलब बहुत, जैसे क्या करते हैं कि बहुत आराम से किसी को काटना, कहते नहीं है कि धीरे धीरे किसी को हटाना। डायरेक्ट हटाओगे तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत बड़े बड़े लोग थे और वो तुरंत विद्रोह कर सकते थे। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने बहुत ही धीरे धीरे, जैसे पहली बार ये नियम बताया है, फिर 20 साल बाद आएगा, अभी पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। इसके बाद अधिनियम, इसमें जो कमियां थी उसे सही करने के लिए संशोधन अधिनियम आएगा प्यारे साथी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो धीरे धीरे ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट बताया, फिर 20 साल बाद हर 20 साल पर एक चार्टर आने का, यानी कि एक नियम की कंपनी कितने दिन तक व्यापार करेगी। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म करते जाएगी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म होगा, सारी चीज़ें होंगी और ये अंततः चलता रहेगा 1857 तक। 1857 के बाद भारत पर क्राउन का शासन हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अलविदा किया जाएगा। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का पहला कदम था ब्रिटिश सरकार द्वारा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए। इतना मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए और मैं खुद भी मेहनत करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बता सकूँ। धीरे धीरे मैं भी और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप ऐसे सपोर्ट करिए तो धीरे धीरे हम सभी बहुत आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट